नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री, इनके भक्तों के मुताबिक यह लोगों के मन की बात बिना कहे जान लेते हैं। इनके भक्तों में राज्यपाल से लेकर कई सारे मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर में उनकी कथा के दौरान महाराष्ट्र के एक संगठन ने अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और चुनौती दी थी कि अगर वह इतने ही चमत्कारी है तो वह उस समिति के सामने आकर चमत्कार करके दिखाइए, और अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने चुनौती को एक्सेप्ट नहीं किया और वो 2 दिन पहले ही नागपुर से निकल गए। आखिर कौन है यह चमत्कारी बाबा और क्यों लगे हैं इन पे इतने सारे आरोप और क्या है यह पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम को लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें लेकर यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। क्या है यह पूरा मामला, जानेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि क्या है धीरेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर सरकार बनने तक का पूरा सफर। बागेश्वर धाम का मंदिर और स्थान मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। बाबा बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर सरकार के गुरुजी का नाम धीरेन्द्र कृष्ण है, जिनको लेकर आज इतने सारे विवाद हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पास एक दूसरा मंदिर है जो भगवान बालाजी का मंदिर है। इस मंदिर को लेकर माना जाता है कि छतरपुर के गड़ा गांव में पहाड़ी पर शंकर जी की एक मूर्ति स्थापित की। वहां गांव के लोग अंतिम संस्कार करते थे और उस वक्त वहां के कुछ लोग जादू टोना भी करते थे। लेकिन अब तक यह सब छोटे लेवल पर किया जाता था। कुछ समय के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी ने शंकर जी के मूर्ति के पास ही बालाजी भगवान की मूर्ति भी स्थापित करवाई और तब से धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी को दादा गुरु कहा गया था। बस दादा गुरु के टाइम से ही धीरेन्द्र शास्त्री परिवार का संबंध उस जगह से हुआ है जिसे आज बागेश्वर धाम कहा जाता है। दादा गुरु के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के पिता भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे और खेती किया करते थे। और साल 1996 में 4 जुलाई को धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ। माना जाता है कि 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपने पिता की तरह भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे थे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री गड़ा गांव में मौजूद मंदिर में भी जाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि कुछ साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें लोकल मीडिया को बुलाया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे कहा था कि उनका एक सिद्ध स्थान है गड़ा गांव में, सब लोग वहां के दर्शन करें और चमत्कार देखिए। शास्त्री जी ने दावा किया था कि बालाजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। तब उस वक्त उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने उन्हें सोशल मीडिया से जुड़ा। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को कभी प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर कुछ समय के बाद टीवी पर चलने वाले धार्मिक चैनल ने भी उनका प्रसारण शुरू कर दिया था। अब तो धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बन गए थे। धीरे धीरे सभी लोग उनके गड़ा गांव में मौजूद दिव्य दरबार में अर्जी लगाने लगे थे। अर्जी लगाने का पूरा प्रोसेस, बागेश्वर धाम में लोग अर्जी लगाने के लिए नारियल को बांधते हैं और फिर बागेश्वर धाम में ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए लाल कपड़े में लिपटे नारियल को बांधना होता है। इस दौरान दरबार का हिस्सा होने के लिए बागेश्वर धाम से टोकन लेना पड़ता है। इस टोकन वाले पर्चे में अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखकर बागेश्वर धाम में जमा करना पड़ता है। टोकन लगाने के बाद जिस दिन दरबार होने वाला होता है उस दिन की जानकारी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर देते हैं। दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है जिसमें अर्जी लगाने वाले लोगों के मोबाइल नंबर के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है। तब दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा लोगों के मन में उठने वाले सभी सवालों और उनकी समस्याओं को बिना बताए पर्चे में लिख दिया जाता है। उनकी यह सिद्धि है जिसने उन्हें प्रसिद्धि पाई है और आज उनकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई है कि
जो पहाड़ी के नीचे पंचायत भवन था, अब वो अच्छे खासे निर्माण के बाद बागेश्वर धाम बन गया है। इससे चलते आसपास की सभी जमीनों की कीमत बढ़कर 80 लाख रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच गई है। आज इस मंदिर में भक्तों का दर्शन एक बिजनेस बन गया है। विश्वास के चलते रोज इस धाम में हजारों की भीड़ होती है। इन दिनों तो बागेश्वर सरकार पर भी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। बागेश्वर सरकार का नागपुर का वो विवाद, दरअसल नागपुर के रेसिनबाग मैदान में रामचरित्र चर्चा का आयोजन हुआ था, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री का भी दरबार लगने वाला था। नागपुर में कथा की शुरुआत 5 जनवरी को हुई थी, क्योंकि 13 जनवरी तक यह चलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इस कथा को 11 जनवरी को ही खत्म कर दिया गया था। दरअसल इस बीच महाराष्ट्र की एक अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया। नागपुर में जमीन का कार्यक्रम चल रहा था, तब जादूटोना विरोधी के प्रचार प्रसार समिति के श्याम आमरल ने उन्हें चुनौती दी थी कि वो वहां पर चमत्कार करके दिखाइए और समिति वालों के बीच में दिव्य चमत्कारी दरबार लगाइए। जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते हैं कि वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं, तो ऐसे वो हम सभी के बारे में जाने और सभी के सच बताइए, और अगर वो ऐसा करने में सफल हुए तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर 30 लाख रुपए देंगे। वैसे दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री कट्टर हिंदूवादी भी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब आगे चाहे कोई नेता हो या फिर अभिनेता हो, जो भी सनातन धर्म का विरोध करे उससे दूर ही रहा करो। ऐसे ही एक बार बाबा की ओर से एक बयान भी दिया गया था, चादर और फादर वालों से दूर रहा करो। उस वक्त उनका सीधा इशारा मुसलमान और क्रिश्चियन लोगों की तरफ था, और अब बाबा नागपुर के इस विवाद का पूरी तरीके से सामना कर रहे हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या बाबा बागेश्वर पर लगाए गए आरोप सही है या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाना। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।